हेलो गाइस, आज हम थैलेसीमिया का रिमेनिंग इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थैलेसीमिया की पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी। तो होता क्या है, इसमें जो बेसिक डिफेक्ट होता है वो इनइफेक्टिव हिमेटोपोइसिस होता है। इनइफेक्टिव हिमेटोपोइसिस होता है जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया कौन सा एनीमिया होगा? हीमोलिटिक एनीमिया होगा। तो ध्यान देना, एनीमिया में कौन सा? हीमोलिटिक। अगर सेल के मार्फोलॉजी के बेसिस पे देखा जाएगा तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। कौन सा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया होगा अगर मार्फोलॉजिस के बेसिस पे देखोगे तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब जहां ये बात आती है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसके लिए निमोनिक याद करते हो, सीता, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलासीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। हालांकि लेड पॉइजनिंग में भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है, लेड पॉइजनिंग। तो चाहे शीतल याद कर सकते हो अगर और बढ़ाना चाहो तो, सीता की जगह शीतल, लेड पॉइजनिंग एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू लेड पॉइजनिंग। तो ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिडेरोब्लास्टिक बहुत रेयर होता है, रेयर होता है। आयरन डिफिशियंसी मोस्ट कॉमन होता है। इंडिया हो चाहे वर्ल्ड वाइड, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का मोस्ट कॉमन का आयरन डिफिशियंसी। थैलासीमिया में स्पेशली बेटा थैलासीमिया रिलेटिवली काफ़ी कॉमन है और एनीमिया क्रोनिक डिजीज ये भी लेस कॉमन है, लेड पॉइजनिंग लेस। तो हमें बेसिकली दो एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया एनीमिया। तो इन दोनों को, अगर दोनों माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, थैलेसीमिया भी आयरन डिफिशियंसी, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों को मार्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे, वो हम अभी नेक्स्ट एक टेबल के माध्यम से समझाएंगे। दूसरा पार्ट होता है, जैसे हमारे पास जो हिमेटोपोइसिस होती है यूजुअली मेडुला के अंदर होता है। जो लॉन्ग बोन होती है उनकी बोन मैरो में मेडुला होता है। मेडुला कैविटी होती है, कैविटी पार्ट। जो बोन के दो पार्ट होते हैं, कार्टेक्स होता है, मेडुला। जो मेडुला होता है कैविटी, मेडुलरी कैविटी। तो उसमें तो अगर किसी का इनइफेक्टिव हिमोपोइसिस होगी, आरबीसी कम होगा, तो बोन मैरो क्या करता है, एक्सपेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह एक्स्ट्रा मेडुलरी एक्सपेंशन होगा, जो बोन मैरो होगा उसका वाइडनिंग होगा। उसी के कारण हीमोलिटिक फेसिस मिलता है। हीमोलिटिक फेसिस या उसी को चिप मुंक फेसिस बोलते हैं। नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, चिप मुंक फेसिस कौन से एनीमिया में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, या हीमोलिटिक, जैसे मैंने इसका निमोनिक क्या बताया था, ट्राइड क्या बताया था, हॉट हीमोलिटिक फेसिस या हीमोलिटिक एनीमिया, ओ से आर्गेनोमेगेली, हिपेटोसिस मिल गई, टी से ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंसी। तो चिप में फोसी। इसीलिए जब देखोगे कोई बच्चा होगा भी जाके देखना, और बच्चे को हमको दिखाओ, हम देख के बता देंगे। नेफ्रोटिक वाले देख के बता देंगे, आई स्वेलिंग ये नेफ्रोटिक है, सिर्फ बैठ सकते, कोई हिस्ट्री नहीं। वैसे तुम्हें थैलेसीमिया देख लेगा, ये माइलर प्रोमिनेंस होगा, फ्रंटल बॉसिंग होगा, ठीक है, देख के तुम्हें एकदम टिपिकल लगता है हीमोलिटिक फेसिस, ये थैलेसीमिया होगा। पेल होगा तो कोई तुम्हें सिर्फ देख के डायग्नोसिस। दूसरी चीज होती है एक्स्ट्रा मेडुलरी, ये तो मेडुला के अंदर, जब इससे काम नहीं चल पाता, आरबीसी इतना कम होता, हिमोटोपोसिस इतना इनइफेक्टिव होता, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमोपोइसिस। तो हमारे पास हिमोटोपोसिस कहाँ कहाँ हो सकती है, आप नाम सुने हो, स्प्लीन और लीवर में। मेडुला के अलावा कुछ आर्गन होते हैं जो आरबीसी का फॉर्मेशन करने लगते हैं, वो कौन से हैं, लीवर और स्प्लीन। अगर लीवर स्प्लीन को किसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसकी क्या होगा, हाइपरट्रॉफी, सेलुलर हाइपरट्रॉफी होगी। आपने जनरल पैथ में पढ़ा होगा। तो क्या होगा, इसके कारण हिपैटोस्प्लीनोमेगेली मिलता है, ठीक है। स्प्लेनोमेगेली ज़्यादा कॉमन है क्योंकि स्प्लीनिक जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके आरबीसी फंस जाते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण उसकी फंक्शन और होता है। तो इसमें स्प्लीनोमेगेली, कभी कभी हिपैटोमेगेली ना मिलकर सिर्फ स्प्लीनोमेगेली मिलती है, और कभी कभी तो मैसिव स्प्लीनोमेगेली मिलती है, ठीक है। तो आपको
पैथोजेनेसिस अच्छे से समझ में आया होगा। इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होगा जिसके कारण एनीमिया होगा। एनीमिया का हीमोलिटिक एनीमिया होगा। हीमोलिटिक में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देखोगे तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसमें पूछा था वही ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोसाइटिक हाइपो। तो आपको एग्जाम्पल याद है। तो ये तुम्हारा नीट जो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे तो हम इसको छोड़ सकते थे ना, लेकिन ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्यों होता है, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं। अब इसमें हम एक एक चीज क्वेश्चन लिख नहीं रहे, तो तुम्हारा जो अगर ये इंटर्न भी वीडियो देते हैं उनके काम की भी चीज है, ठीक है। बुक में तो ऐसे लिख दिया होगा, कोई उतना समझाए ना, बहुत सारी चीजें बोल के भी समझाई जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रामेडुलरी, अब तुम्हें हिपैटोस्प्लेनो पता है, लेकिन क्यों होता है यहाँ से तुम्हें क्लियर होगा। तो अगर तुम क्लिनिकल फीचर भी देखना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। अगर कोई एनीमिया है तो हीमोलिटिक एनीमिया है, तो एनीमिया के फीचर होंगे, वीकनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगा, डिक्रीज एपेटाइट होगा, ठीक है, उसको पेलनेस होगा। एग्जामिनेशन में वो हम ऑलरेडी पेशेंट पे बता चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बीटा थैलेसीमिया के टाइप। तो हमारे पास एक्चुअली जो केस आते हैं वो बीटा थैलेसीमिया के मेजर के आते हैं, या कभी कभी कुछ केसेस इंटरमीडिएट के आ जाते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या माइनर। वहाँ पे जो अल्फा में था ट्रेट और माइनर अलग अलग थे, यहाँ पे ट्रेट और माइनर एक में होते हैं, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया इसमें एक क्या होता है कंपोजिशन, तो ध्यान देना। अगर किसी में बीटा 0, अच्छा बीटा 0, बीटा प्लस और नॉर्मल, ये बीटा का क्या मतलब है, जैसे ये बीटा 0 का मतलब बिल्कुल कोई चेन नहीं, एकदम कंप्लीटली एब्सेंट है। बीटा प्लस का मतलब पार्शली एब्सेंट है, कुछ चेन है कुछ नहीं है, ठीक है। बीटा जो नॉर्मल ये है मतलब पूरा एकदम सही चेन है, ठीक है। प्लस का मतलब पार्शली, 0 का मतलब कंप्लीट एब्सेंट और नॉर्मल एकदम लिखा है तो मतलब वो चीज़ है, ठीक है। अब होता क्या है, बीटा 0 कब होगा, अगर चेन टर्मिनेशन डिफेक्ट है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है तो एक प्रकार का प्रोटीन ही, प्रोटीन सिंथेसिस में जब चेन ही टर्मिनेट नहीं हो पाता तो पूरा चेन नहीं सही बनता, प्रोटीन बनेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि बीटा थैलेसीमिया मेजर या बीटा 0 के लिए क्या, तो चेन टर्मिनेशन डिफेक्ट होगा, ठीक है। और चूंकि बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो ये सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के रूप में प्रेजेंट करेगा। ये मैंने बताया कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, तो ये सीवियर के रूप में प्रेजेंट करेगा। अब इंटरमीडिएट के लिए दोनों यानी मदर और फादर दोनों से B+B+ आएगा, दोनों पार्शली एब्सेंट हैं तो इंटरमीडिएट होगा। इसमें जो है जीन स्प्लाइसिंग डिफेक्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है, जीन स्प्लाइसिंग डिफेक्ट होता है। इंटरमीडिएट वाला मॉडरेट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के रूप में प्रेजेंट करेगा, मॉडरेट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के रूप में प्रेजेंट करेगा। हाँ, इसमें एक आपने फार्मा में ड्रग पढ़ा होगा, हाइड्रोक्सी यूरिया, एक ड्रग होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, इसको हम इसमें हम हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग का यूज करते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्सी यूरिया की सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया में जब फार्मा में, तो 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे से यूज करेंगे तो ये बीटी के नीड को कम कर देता है, ठीक है। मान लो जैसे 2 यूनिट किसी को, वैसे तो इंटरमीडिएट में मैंने बताया था स्ट्रेसफुल कंडीशन में बीटी की जरूरत पड़ती है, सर्जरी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। इन कंडीशनों में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तभी, कोई ट्रामा हो गया तभी जरूरत पड़ती था। उस समय मान लो किसी को 2 यूनिट की ब्लड जरूरत हुई तो अगर ये दे देंगे हाइड्रोक्सी तो हो सकता है 1 यूनिट, तो नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम कर देता है, ड्यूरेशन और दोनों काम कम करता है, ये इसका एडवांटेज है। अब जो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है उसमें देखना, ध्यान देना, जैसे यहाँ 0 1 होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई एक नॉर्मल हो, दूसरा चाहे एक चेन एब्सेंट हो तो माइनर आ जाएगा ट्रेट। ये कंपोजिशन भी पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं कैसे, तो याद करने का। अगर किसी में 0 आ गया, अब 0 आ गया, हो सकता है 0 वाले के साथ प्लस 2 ही तो बचा है, 2 कंडीशन है, 0 प्लस नॉर्मल आ गया तो उसमें चला जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा इसमें। 0 एक कोई 0 होगा उसके चाहे 0 वाला हो चाहे प्लस, ठीक है, ये तो प्लस इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें एक नॉर्मल है, अगर B+ है, एक नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 0 के साथ हो चाहे प्लस के साथ, ठीक है। तो इसका 2 कंपोजिशन बन गया। एक्चुअली ऐसे लिखा रहेगा, मैंने इसको समझाने के लिए ऐसे लिखा है ताकि तुम्हें याद है। इसमें यूजुअली प्रेजेंट ही नहीं करता, माइल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के रूप में वो जरूरत पड़ती नहीं, कभी ट्रीटमेंट की नहीं, पेशेंट आते हैं, नो ट्रीटमेंट नीडेड। हाँ, इसमें जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है, समझ रहे हो ना, इसमें नहीं, क्योंकि दोनों अगर प्लस हैं, माता पिता दोनों, तो अल्टीमेटली होंगे क्या, प्लस ही होंगे।
तो बहुत होगा तो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट में स्ट्रेसफुल कंडीशन में ब्लड की जरूरत हो, कोई बात नहीं, लाइफ लॉन्ग जिंदगी नॉर्मल चल जाएगी। लेकिन ट्रेट वाला तो दिक्कत है, इसमें तो जीरो, मान लो मदर भी है, जीरो वाला कंपोजिशन है, ठीक है। अगर ये वाला है तो ठीक है, ये वाला मदर ये है ये, और दोनों से जीरो जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा मेजर में। और मेजर वाले मैंने थैलेसीमिया के बताया था 20-22 साल तक जाते हैं, नहीं तो जा नहीं पाते हैं। फीमेल वो जो प्रेगनेंसी वाली बात करें तो इंटरमीडिएट वाले जाते हैं, नहीं तो जाते नहीं। और जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कोई उनसे शादी करेगा नहीं होता शादी, कोई उनको जॉब देता है, नौकरी देता है। तो सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो किसी दिन पहली बार तो माँ बाप परेशान है, हर 21 दिन ब्लड चढ़ाना, और जिसका हर 21 दिन ब्लड नहीं रहेगा तो काम कर पाएगा, तो प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाता, कोई जॉब नहीं देता, तो बहुत प्रॉब्लम होता है इशू। इसीलिए उनका एक साइको सोशल काउंसलिंग भी ट्रीटमेंट में भी बताएंगे, साइको सोशल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंसलिंग जरूरी है कि मान लो जैसे तुम लोग क्या करते हो, शादी से पहले कुंडली बिछवाते हो। मान लो जैसे हमारे कैमरामैन की शादी है, ठीक है, तो इनको कुंडली बिछवाने की जगह क्या करना चाहिए, खुद का HPLC या बोलो क्या करते हैं, कौन सी जांच इसमें, अरे यार जेनेटिक काउंसलिंग तो करेंगे, क्या कैसे करोगे, जेनेटिक काउंसलिंग तो होने के बाद वो करना, जब तुम्हें डायग्नोस होगा तो जाके एडवाइस लोगे ना। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या दूसरा क्या करते हैं, एक तो स्क्रीनिंग नेस्ट्रोप करते हैं, दूसरा अरे यार हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तो उम्मीद करते इलेक्ट्रोफोरेसिस हीमोग्लोबिन। तो मान लो इसका या जिसके साथ इसका हो रहा है, दोनों का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराए या HPLC कराए। अब दोनों मान लो ये वाला आ रहा है, अगर ये वाला आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत होगा तो प्लस दोनों में चला जाए, कोई भी नहीं। लेकिन अगर ये वाला कंपोजिशन बन रहा है तो बीटा थैलेमिया मेजर होना चाहिए, तो कुंडली की जगह क्या मिलान करना चाहिए, ये होना चाहिए, HPLC करवाना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग कराओगे ना, बहुत महंगा नहीं होता है, ठीक है, कुंडली जरूरत नहीं है, ठीक है।